सॉरी सॉरी फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है, मोदी सरकार ने जो नए प्रस्ताव किसान आंदोलन के सामने पेश किए हैं वो मोदी की इमेज और किसान आंदोलन और उसकी इमेज। ये बहुत दिलचस्प है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार इन तीनों बदनाम कृषि विपणन कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार है। तो के वेणुगोपाल, जो सबसे बड़े लॉयर हैं हिंदुस्तान के, जिनकी इज्जत भी और साख भी है, वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार इसको स्थगित करने के लिए तैयार नहीं है। वही सरकार कल किसानों से कह रही है कि वह 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए तैयार है। वही सरकार कोर्ट में एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि वो इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए तैयार है। सवाल है, ऐसा क्या बदला इस बीच में? सिर्फ एक चीज जो कि मेरा हंच है, नरेंद्र मोदी किसानों के साथ सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्यों सफेद झूठ बोल रहे हैं वो? राजनाथ सिंह, जो उनके बाद कैबिनेट में जिनका दूसरा नंबर है, राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव दिया था कि 2 साल तक इंप्लीमेंट होने दो, उसके बाद रिव्यू करेंगे। नरेंद्र मोदी एकदम उल्टा प्रस्ताव दे रहे हैं किसानों के लिए कि हम 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार हैं, आखिर निगोशिएट कर लो, फिर प्रस्ताव तैयार कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल जो किसानों के सामने प्रस्ताव रखे, वह प्रस्ताव एकदम फेक एश्योरेंस और फेक प्रस्ताव है। उसका 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर किसानों से इन बदनाम कानूनों को लेकर कोई बात नहीं की। और जब आपने बात ही नहीं की तो अब आपके दिमाग में यह बात आई कैसे? क्योंकि आपके सामने प्रेशर है आंदोलन का। आप आंदोलन को खाली तोड़ना चाहते हैं। यह जो कल प्रस्ताव दिया गया, यह सिर्फ इस आंदोलन को किसी भी तरह से रोका जाए और तोड़ा जाए। इसका पर्पज यह नहीं है कि किसान आंदोलन की मांगें मानी जाएं। नरेंद्र मोदी एक गेम खेल रहे हैं और इस गेम को किसान आंदोलन के नेताओं को समझना होगा। किसान आंदोलन की यूनानिमस डिमांड है कि यह कानून वापस होने चाहिए और संसद को बुला के वापस होने चाहिए। फिर संसद बनाए कमेटी, फिर बने नए कानून। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने संसद की नहीं सुनी, नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की नहीं सुनी, नरेंद्र मोदी ने संसदीय प्रवर समिति को यह कानून संसद में सुझाव देने के बावजूद हैंडओवर नहीं किए। अब वही नरेंद्र मोदी 1.5 साल तक के लिए स्थगित करना चाहते हैं। अरे 1.5 साल में तो बाकायदा फर्स्ट क्लास प्रवर समिति इन कानूनों को प्रस्ताव के तौर पर तैयार करके पार्लियामेंट के सामने पेश कर देती। उस समय आपको जल्दी इतनी कि आपको एक 4 दिन बहस करने के लिए टाइम नहीं था आपके पास। सवाल यह है कि संसद ने बनाए हुए जो कानून है उनको कमेटी मॉडिफाई करेगी। यह नरेंद्र मोदी का ये फासिज्म है, ये एकदम संसद को अस्वीकार करने की धारणा है जिससे कि लड़ा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को जो कुछ कहना है इस कानूनों के बारे में संसद में कहें। संसद प्रस्ताव लेकर आए कि हम इन कानूनों को स्थगित कर रहे हैं। यह कमेटी के लेवल पर नहीं होगा, ये झूठ बोल रहे हैं।
या झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इस आंदोलन को डिच करने के लिए झूठ बोल रहे हैं? जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी सुधर गए हैं, वो गलतफहमी में है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जनता से जो वायदा किया था, सारे वायदे उन्होंने तोड़े हैं, अब झूठ बोला है। इस वायदे पर विश्वास कैसे किया जाए? इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के नेता अगर ये गलती करते हैं कि इस प्रस्ताव को मान लेते हैं, तो बहुत बड़ी भूल होगी ये। आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन करते हुए मर जाइए, लोकतंत्र सार्थक होगा। लेकिन आंदोलन को आपने बीच में अगर छोड़ दिया किसी भी एश्योरेंस के बेसिस पर, तो जनता के साथ में बहुत बड़ा अपराध होगा ये। नरेंद्र मोदी तो अपराध कर ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या अपराध किया? नरेंद्र मोदी ने पहला अपराध यह किया कि 6 जून से 2020 से 6 जून से किसान आंदोलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं मिली बात करने की। नरेंद्र मोदी ने एक भी चिट्ठी को एक्नॉलेज नहीं किया जो चिट्ठियां उनको भेजी गई थी बाया डीएम। नरेंद्र मोदी जहां से देख रहे हैं वहां से समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी इस आंदोलन को किसी भी तरह से तहस नहस किया जाए। नरेंद्र मोदी निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में जिस समय बहस के लिए प्रस्ताव रखा गया था, उसके पहले किसानों को नहीं बुलाया गया, किसान संगठनों को नहीं बुलाया गया। उस प्रस्ताव के पास होने के बाद किसान संगठनों को नहीं बुलाया गया। अब अचानक जब लाखों किसान दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर आके खड़े हो गए हैं, नरेंद्र मोदी की जिद है कि ये कानून रहेंगे, किसानों की भी जिद है कि ये कानून नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी को क्या परेशानी है नए कानून बनाने में? ये तीनों कानून कैंसिल करें। किसानों की 15 मांगे हैं, 15 मांगों को इन टोटो इंडोर्स करें। सवाल ये 3 कानूनों का नहीं है, सिर्फ एमएसपी का नहीं है, और भी चीजें हैं। नरेंद्र मोदी सब चीजों को डाइल्यूट करना चाहते हैं, वो आंदोलन को भी डाइल्यूट करना चाहते हैं। पहले प्रश्नों के उत्तर तो दें। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों ने जो सवाल खड़े किए उनको उत्तर तो दें। नरेंद्र मोदी उस पर बोलना नहीं चाहते, जेपी नड्डा बोलना नहीं चाहते, अमित शाह बोलना नहीं चाहते, और मीटिंग में लगातार झूठ बोल रहे हैं। किस बात को सच माना जाए? वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसे सच माना जाए, या ये जो कमेटी में बैठ के विज्ञान भवन में जो मंत्री कह रहे हैं इसे सच माना जाए? इन दोनों में से कोई चीज सच नहीं है। सच यह है कि वे कानून एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट नहीं करते। अदानी ने झूठ बोल के किसानों से जमीन खरीदी। किसानों से कहा गया कि कारखाने खोले जाएंगे, वहां भंडारण के केंद्र खोले गए, झूठ बोल के जमीन खरीदी गई। अनलिमिटेड इस मतलब स्पेस झूठ का है, अनलिमिटेड। कितना आप काउंटर करेंगे? समझने की चीज है कि ये जो प्रस्ताव 1.5 साल के लिए मुलतवी कर रहे हैं इन कानूनों को, और हम निगोशिएट करके जो प्रस्ताव फाइनल होगा हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये बात तो संसदीय कमेटी में हो सकती थी, आज भी हो सकती है। संसद में जाएं, नरेंद्र मोदी संसद में जाएं और संसद से कहें कि इन कानूनों पर संसद पुनर्विचार करे और संसदीय प्रवर समिति को ये कानून सौंपे जाएं, और संसदीय जो प्रवर समिति है वह फाइनल करे उनको। संसद की अवहेलना को किसी भी कॉस्ट पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी संसद और संसदीय कमेटियों के सामने नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि संसदीय कमेटियों के सामने सारे देश के बहुत सारे कानून, सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूप हैं, वो सारी चीजें हैं। वहां एक एक चीज की पड़ताल की जाती है।
नरेंद्र मोदी ने एक पद्धति अपनाई है कि वो संसदीय प्रवर समिति के सामने कोई कानून ले जाने नहीं देते और मनमानी करते हैं। वो जीएसटी के साथ उन्होंने यही किया और जीएसटी में दर्जनों संशोधन हुए जीएसटी लागू होने के बाद में। अब वो इसमें भी संशोधन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप संसदीय मर्यादा और संसदीय जो कन्वेंशन है, संसदीय जो रूल्स हैं काम करने के, उनको आप नहीं मानते, इसलिए इतने ब्लंडर होते हैं। तो मेरी किसान आंदोलन के नेताओं से एक ही गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी ने जो प्रस्ताव दिया है वो प्रस्ताव वे संसद में रखें। संसद से अनुरोध करें कि ये तीनों कानून संसद इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित करे और इन तीनों कानूनों पर पुनर्विचार के लिए संसदीय प्रवर समिति को ये कानून हैंडओवर किए जाएं। वहां सभी पार्टी के लोग हैं। संसदीय प्रवर समिति जो है वो किसान संगठन के लोगों को भी बुलाएगी, वो बात कर सकती है। ये कौन सा तरीका हुआ कि संसद भाड़ में जाए और हम तय करेंगे? तुम कौन होते हो तय करने वाले? नरेंद्र मोदी कौन होते हैं तय करने वाले? संसद ने कानून पास किए, संसद में जाइए, संसद से कहिए कि हम चाहते हैं ये कानून स्थगित किए जाएं। हम सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के मुंह से कि वे संसद में जाएं और कहें। ये उनकी पहली पराजय होगी, क्योंकि संसदीय कमेटी के सामने नरेंद्र मोदी किसी भी कानून को ले जाना नहीं चाहते और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्थितियां इतनी बदतर कर दी है कि संसदीय समिति का कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं, चीफ जस्टिस का कोई मतलब नहीं, अटॉर्नी जनरल का कोई मतलब नहीं। कमाल है, एक आदमी इतनी मनमानी घरजानी करे और कोई बोले नहीं उस पर, कोई आपत्ति नहीं उस पर। चीफ जस्टिस को भी गुस्सा नहीं आया कल कि ये आप तो मना कर रहे थे, आप अचानक आप 1.5 साल का प्रस्ताव ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम, मैंने कहा था ये बात, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का काम पंच की तरह भूमिका अदा करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने भी जाना नहीं चाहते, अब वो एक अलग से कमेटी बनाएंगे। यानी अपने जो गुर्गे हैं उन पर भी उनका विश्वास नहीं है। किसके साथ ठगी हो रही है ये? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बने, इस पर एग्री कर गई। कल वो केंद्र सरकार कह रही है कि वो अलग से एक कमेटी बनाएंगे। जो 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दो, मोदी जी कह रहे हैं 1.5 साल के बाद रिपोर्ट दो। वाह, कमाल है। अरे कम से कम एक स्टैंड होगा आपका सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड है? आपने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया कि आप 2 महीने के अंदर रिजॉल्व करेंगे और कमेटी के जरिए रिजॉल्व करेंगे। आपने ठीक वो स्टैंड रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको यह मसला हल नहीं करना है। 130 से अधिक लोग मर चुके हैं इस किसान आंदोलन में। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, न्यायपालिका के चेहरे पर भी शिकन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी यूनिट ने, किसी भी नेता ने शोक व्यक्त नहीं किया। और जो लोग आंदोलन करते हुए मर गए, आंदोलन स्थल पर मर गए, उनके प्रति कोई मानवीय आधार पर कोई आर्थिक मदद केंद्र सरकार को देनी चाहिए थी, उसका तो कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं है। किसानों को अपने एक्सपीरियंस से यह चीज सीखनी चाहिए कि आपके ऊपर जो जुल्म किए गए हैं, आपके ऊपर जो झूठे केस लगाए गए हैं, उसका एकमात्र समाधान है कि किसानों की सारी मांगें इन टोटो जो 15 मांगें हैं वो पूरी की पूरी मानी जाएं और सरकार ये डिक्लेयर करे 26 जनवरी के बाद में जो पार्लियामेंट का सेशन, उन्होंने बजट सेशन बुलाया है, बजट सेशन की शुरुआत इससे ही हो। नरेंद्र मोदी जाएं, संसद से कहें कि संसद इस पर पुनर्विचार करे, इन कानूनों पर। तब तक, जब तक संसद फैसला नहीं लेती,
ये जो डेरा दिल्ली के बाहर पड़ा हुआ है, ये डेरा किसानों का संसद के चारों तरफ होना चाहिए। हम देखते हैं कैसे कानून पास नहीं होते। हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की कितनी हिम्मत है और ताकत है कि वे किसानों की नहीं सुनते। नरेंद्र मोदी संसद में नहीं बैठेंगे, नरेंद्र मोदी संसद में बहस नहीं करने देंगे, नरेंद्र मोदी कमेटी में नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोलेंगे। कमाल है, लोकतंत्र में आप रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में कौन सी चीज निकल रही है? ये जो मैंने आपसे अभी ये जो बात कही, इसमें कौन सी चीज है जो सामने आ रही है निकल के? इसमें एक चीज सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक चीज है, वो ये भारत सरकार माने नरेंद्र मोदी। जब तक नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे भारत सरकार टस से मस नहीं होगी। और ये गलतफहमी है, ये मिसकंसेप्शन है। भारत सरकार माने नरेंद्र मोदी नहीं। भारत सरकार का मतलब है कि हिंदुस्तान की तमाम राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रशासन। हिंदुस्तान की राज्य सरकारें इस कानून के साथ नहीं है। जो बीजेपी की, जो नरेंद्र मोदी की जो कठपुतली सरकारें हैं ना, वही इनके साथ है खाली, और कोई नहीं है। हिंदुस्तान के दो ताकतवर और अक्लमंद राज्य, केरल और पंजाब, दोनों ने एक स्वर से एक कानून रिजेक्ट किए हैं। आप केरल की राय को, पंजाब की राय को बाईपास नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मैसेज है आपके लिए, भारत सरकार माने नरेंद्र मोदी नहीं। भारत सरकार माने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग और हिंदुस्तान में चलने वाली तमाम राज्य सरकारें। नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो ये भूसा भरा हुआ है कि केंद्र सरकार माने मैं, ये जो इमेज है, और इस इमेज के आधार पर उन्होंने सारा का सारा अपना अपना जो इमेज का मॉडल है वो तैयार किया है। नरेंद्र मोदी ने जो पूरी की पूरी जो पूरे देश में जो नई राजनीति शुरू की है, वो राजनीति किस बात पर टिकी हुई है? वो राजनीति हिंदुस्तान के विस्तार पर, हिंदुस्तान की जनता के सुख समृद्धि के लक्ष्यों के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की पूरी प्रोपेगेंडा इमेज इस बात पर निर्भर है और इस पर ही सारी मेहनत की गई है कि नरेंद्र मोदी की इमेज और नरेंद्र मोदी की शक्ति को कैसे विस्तार दिया जाए। अब आप देखिए, पिछले 6.5 साल में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा ताकतवर हुए हैं, देश कमजोर हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, जीडीपी एकदम नीचे चला गया है, गिनती करनी बंद कर दिया लोगों ने, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। कौन से उद्योग कारखाने खोले गए अदानी और अंबानी के जरिए? जरा पता करें पिछले 6 साल में नए कौन से कारखाने खोले गए? कारखाने के नाम पर जमीन लिया और वहां पर भंडारण केंद्र खोले गए हैं। और ये भंडारण केंद्र खोलने के लिए आपने एक नया झमेला पकाया, जिसकी कि मैं चर्चा फिर अभी बाद में करूंगा। मैं असल चीज जो आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि आपने जो मॉडल चुना, आप उस मॉडल से टस से मस नहीं हो रहे हो। आपने मॉडल चुना कि मोदी ही सर्वस्व है और मोदी ही इंडिया है, और यह गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी अदालत में सच नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी संसद में सच नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी किसानों के संगठन के नेताओं के साथ सच नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में सच नहीं बोलते। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर विश्वास कौन करे? सिर्फ संसद। संसद में जाओ, संसद से कहो कि यह कानून लागू करना असंभव है, किसान प्रतिवाद कर रहे हैं, कहो यह बात, कहो यह बात कि मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं संसद से कि मैंने किसानों की राय नहीं ली। यह झूठ बोलना बंद होना चाहिए। संसद के सामने माफी मांगने से नरेंद्र मोदी का कद छोटा नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो हठ धर्मिता है,
जो कि उनकी इमेज ने तैयार की है। नरेंद्र मोदी ताकतवर है, नरेंद्र मोदी किसी के सामने झुकता नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी चीन के सामने न झुके समझ में आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जनता के सामने क्यों नहीं झुकेगा? जनता तो इस देश की कस्टोडियन, संरक्षक है। नरेंद्र मोदी कस्टोडियन नहीं है, नरेंद्र मोदी चौकीदार है, और चौकीदार को चौकीदार की औकात में रहना चाहिए। जनता मालिक है इस देश की। जनता एक स्वर से विरोध कर रही है कि कानून वापस होने चाहिए। नरेंद्र मोदी संसद में जाएं, संसद से अनुरोध करें, माफी मांगें कि हमने किसानों पर बहुत जुल्म किया इस बीच में, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। 130 से अधिक किसान मर चुके हैं, हम इसके लिए दुखी हैं और माफी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी संसद में जाके कहें। हम सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के मुंह से। नरेंद्र मोदी अपनी वीरत्व व्यंजक जो है गर्जनाएं करेंगे, बिल्कुल दरबारियों के तरह, जैसे राजा लोग करते थे। देश की संपदा को वे मुक्त भाव से लुटा रहे हैं। कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई आंदोलन करने वाला नहीं है। अब जनता आंदोलन के लिए निकली है तो नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार नहीं है, रोज नए प्रस्ताव दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो इमेज बनाई है वो इमेज कैसी है? उसकी पहली चीज यह है, धुरी यह है कि नरेंद्र मोदी की वो ये कि केंद्र सरकार माने मोदी की सरकार, और मोदी की सरकार माने नरेंद्र मोदी और कोई नहीं। इस सरकार में अमित शाह का कोई महत्व नहीं है, इस सरकार में राजनाथ सिंह का कोई महत्व नहीं है, इस सरकार में बीजेपी के सांसदों का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ महत्व है तो एकमात्र नरेंद्र मोदी। कमाल है। तो ये जो इमेज है, इसी इमेज के इर्द गिर्द पूरे देश को और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के अनुयायियों को, वोटरों को, आरएसएस के लोगों को गोलबंद किया गया है। आरएसएस के लोग जिस तरह से गोलबंद हुए उससे अब संदेह होने लगा है। आरएसएस के लोगों में थोड़ी बहुत इज्जत अपनी बचाने की एक इच्छा रहती थी, लेकिन अब तो वो इच्छा भी खत्म हो गई आरएसएस के लोगों में। कई बार यह हुआ है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उससे भिन्न राय रखी है आरएसएस ने, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस दिन से आए हैं उस दिन से आरएसएस एकदम सरेंडर कर चुका है। आरएसएस के जितने भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सरेंडर कर चुके हैं। लाइन क्या है नरेंद्र मोदी के इमेज की और पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा मॉडल की? लाइन यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ में अपने संबंध अच्छे बनाओ, नरेंद्र मोदी का समर्थन करो और नरेंद्र मोदी के सामने समर्पण करो। सह संबंध, समर्थन और समर्पण, ये 300 हैं जिनको कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज के साथ डेवलप किया है। नरेंद्र मोदी संसद के सामने, संसदीय मूल्यों के सामने समर्पण करने की बात नहीं कहते। नरेंद्र मोदी के यहां मैं बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैं ही उनके लिए खतरनाक है। नरेंद्र मोदी ने जब अपनी इमेज को बड़ा बनाया तो ये कैसे बनाया? मीडिया ने बनाया? नहीं, नरेंद्र मोदी ने फाइनेंस करके अपनी इमेज गढ़ी है। ये स्वैच्छिक ढंग से किसी मीडिया ने इसकी इमेज नहीं बनाई है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की फाइनेंसिंग से ही ये इमेज बनी है। तो नरेंद्र मोदी जिस मान इमेज के लिए जाने जाते हैं, वो इस इमेज को बनाने में किसकी भूमिका है? उसकी भूमिका मीडिया की नहीं है, उसमें जनता की भूमिका नहीं है, उसमें भूमिका है नरेंद्र मोदी के द्वारा रचे गए पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा की। और उसका क्रक्स एक ही है, केंद्र सरकार माने नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार माने मंत्री नहीं, मंत्रियों को कोई स्वायत्तता ही नहीं है, मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं होता। नरेंद्र मोदी को मालूम है, और नरेंद्र मोदी के कॉकस में नरेंद्र मोदी के जो अंग प्रत्यंग हैं, अर्णव गोस्वामी टाइप, उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी के अंग प्रत्यंग बीजेपी के सांसद नहीं है,
नरेंद्र मोदी के इमेज के अंग प्रत्यंग वे लोग हो सकते हैं जो कि दरबारी हैं। नरेंद्र मोदी को डर था कि अगर पार्लियामेंट में वोट होगा तो बीजेपी के लोग वोट नहीं करेंगे, और यही वजह थी कि उन्होंने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास किए। उनको यह डर था कि अगर संसदीय प्रवर समिति के सामने यह प्रस्ताव भेजे जाएंगे तो बीजेपी के सांसद इसे समर्थन नहीं देंगे, और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने प्रवर समिति के सामने यह प्रस्ताव नहीं भेजे। देश जानना चाहता है नरेंद्र मोदी संशोधन क्यों चाहते हैं। किसान तो कह रहे हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, हमें रिजेक्ट करो सीधे, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं संशोधन। क्यों संशोधन चाहिए, नरेंद्र मोदी बताएं। नरेंद्र मोदी बताएंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को संशोधन नहीं करने, उन्हें इस आंदोलन को पंक्चर करना है। बाद में कुछ अपना हिसाब किताब फैलाएंगे वो। अभी तक कोई हिसाब किताब काम नहीं आया, क्योंकि जो इमेज थी उस इमेज को सीरियसली डैमेज किया है इस किसान आंदोलन ने। एक अन्य चीज जो इस पूरे नरेंद्र मोदी की इमेज के मॉडल के साथ जुड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी की इमेज, ये पहला प्रधानमंत्री जिसकी नेगेटिव इमेज है। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कि डे वन, जिस दिन नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे, तब भी मैंने ये बात कही थी, और मेरी बात नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में प्रूव की। नरेंद्र मोदी की पॉजिटिव इमेज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअल इमेज डेवलप की है वो नेगेटिव इमेज है। और अब हम हर चीज इस नेगेटिव इमेज के अनुसार करने के लिए आवश्यक हैं। अगर प्रधानमंत्री की पॉजिटिव इमेज हो तो स्थितियां अलग होंगी, और नेगेटिव इमेज हो तो स्थितियां अलग होंगी। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी इमेज मीडिया में प्रोजेक्ट की 2014 में, जो कभी भी कंसिस्टेंटली बनी हुई है, वो नेगेटिव इमेज है, पॉजिटिव इमेज नहीं है। नेगेटिव इमेज इस सेंस में कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और जो आचरण करते हैं उसमें एकदम विपरीत स्थिति है। पॉजिटिव इमेज का लीडर जो कहता है उसका आचरण करता है, कमोबेश उसका पालन करता है। नरेंद्र मोदी पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि डे वन, पहले दिन से, जिस दिन वो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था उन्होंने 2014 में, तब भी मैंने ये बात लिखी थी। मेरी अकेले की किताब थी नरेंद्र मोदी की फांसीवादी प्रचार कला। तब लोग नशे में थे नरेंद्र मोदी के प्रचार के। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो नेगेटिव इमेज है, जो कि वर्चुअल रियलिटी ने क्रिएट की है, वर्चुअल रियलिटी की ब्यूटी क्या है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव मानने लगते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव मानने लगते हैं। वर्चुअल रियलिटी ने आप, यानी जो बहुत ही बदसूरत आदमी हो वो भी सुंदर लगने लगता है। वर्चुअल रियलिटी की खूबी है। तो नरेंद्र मोदी ने जो हमारे जेहन में इमेज उतारी, उस इमेज ने कौन सी चीज क्रिएट की? भारतीय जनता के बीच में प्रेम और लगाव बढ़ा या घटा? या लगाव कम हुआ? पिछले 6 साल में लगातार जनता के बीच में टकराहट और तनाव पैदा करने में नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ समुदायों के बारे में तो एकदम अनटचेबल भाव पैदा किया इन्होंने। और अगर आप नरेंद्र मोदी को फॉलो नहीं करते, नरेंद्र मोदी की इमेज को नहीं मानते, तो आप यातना सहने के लिए तैयार रहिए। अगर प्रधानमंत्री की इमेज पॉजिटिव हो, जैसे कि नेहरू की थी, तमाम खामियों के बावजूद जैसी कि पॉजिटिव इमेज मिसेस गांधी की थी,
भारत विभाजन जैसी दुर्घटना हुई थी जिसमें कि लाखों लोग तबाह हुए थे, हजारों लोग मर गए थे। नेहरू की इमेज थी जिसने कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को जोड़ने में एक तरह से मलहम का काम किया। और नरेंद्र मोदी को एक ऐसा देश मिला जो कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल मिले हुए थे, दिल जुड़े हुए थे, लेकिन हेट कैंपेन कर करके सारे समाज में एक विघटन पैदा कर दिया। और इस विघटन के लिए उन्होंने लगातार उन तमाम शक्तियों के साथ में कोलैबोरेट किया, समझौते किए, इलेक्शन समझौते किए जो पृथकतावादी थे, सिर्फ वोटों के लिए। सो नरेंद्र मोदी की इमेज वो देश प्रेम और देश की जनता के एक दूसरे के बीच में लगाव पैदा और प्रेम पैदा नहीं करती, बल्कि संदेह पैदा करती है, घृणा पैदा करती है। और ये इमेज वर्चुअल रियलिटी ने क्रिएट की है। नरेंद्र मोदी की नकारात्मक इमेज का एक दूसरा डायमेंशन और भी है, वो ये कि नरेंद्र मोदी डायलॉग नहीं करते, किसी से संवाद नहीं करते। नरेंद्र मोदी इतने सीरियस डिसीजन लेते हैं लेकिन वे कभी किसी से डायलॉग नहीं करते। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग दरवाजे पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सोनिया गांधी को बोले पूछें क्या करूं मैं, बताइए तो आप मुझे हेल्प कीजिए, क्या दिक्कत है, नाक कट जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को, सीताराम येचुरी को बुला के बात करने में क्या इज्जत घट जाएगी? नरेंद्र मोदी की धारणा यह है कि वे ये मानते हैं कि वे हर चीज को करने में सक्षम हैं, जबकि वास्तविकता इसके एकदम अपोजिट है। वे कोई चीज करने में सक्षम नहीं है। यह बात बार बार प्रूव हुई है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्यों का कल यह कहना कि वे 1.5 साल के लिए यह बदनाम कानून स्थगित करने के लिए तैयार हैं, यह इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए कानूनों को, जो कि डंडे के जोर पर बनाए गए कानून हैं, उनको भी लागू करने की स्थिति में नहीं है। तो एक चीज तो आप जान लीजिए, नरेंद्र मोदी सक्षम प्रधानमंत्री नहीं है। अंदर खाते की हम नहीं जानते। हम तो जो पब्लिक डोमेन में जो एक्टिविटी उनकी सामने आ रही है, हम तो उसे देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सबसे बेहतर ढंग से सारी चीजों को बाईपास करके जीएसटी कानून लागू किया। क्या स्थिति है उसकी? अभी भी 90,000 करोड़ रुपया बाकी है लोगों का जो पेमेंट नहीं मिला है। राज्यों को उनका पैसा नहीं मिला है। सबसे बड़ा फेल्यूर, पॉलिसी फेल्यूर। कैसे हम मान लें नरेंद्र मोदी सक्षम है? असल बात यह कि वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो इमेज क्रिएट की गई है, वो इमेज जो है निगेटिव को पॉजिटिव के तौर पर पेश करती है और हम ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी कर लेंगे। एक और चीज थी, नरेंद्र मोदी ने कैंपेन की जो पिच विकसित की अपने पूरे 6 साढ़े 6 साल के दौरान, उसमें यह था कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरा कोई विरोध नहीं करता। खाली चंद दलों के अलावा कोई विरोध नहीं करता मेरा। ये विपक्ष के जो नेता हैं खाली ये विरोध करते हैं और कोई विरोध नहीं करता। जनता मेरे साथ है। नरेंद्र मोदी को जनता ने यह मैसेज दे दिया कि वो आपके साथ नहीं है। इलेक्शन जीत जाओ, क्योंकि इलेक्शन का मैथमेटिक्स अलग है। अगर जनता आपके साथ है जैसा कि आप कहते हैं, तो कश्मीर में क्यों हार गए? बुरी तरह से हार गए। जिस दल को खड़ा किया उस दल का एक कैंडिडेट नहीं जीता। और वही हॉर्स ट्रेडिंग, वही खरीद फरोख्त, जो जीते हुए लोग हैं उन्हें खरीदना। तो नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी जो ये धारणा कि जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, ये एकदम गलत है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है।
28% वोट पहले भी बीजेपी को मिलते थे, नरेंद्र मोदी को भी मिले हैं। नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि वो जो विपक्ष की निष्क्रियता है उसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने में सफल रहे हैं। लेकिन दो कानून, बड़े कानून, नया नागरिकता कानून बनाया, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जनता ने प्रतिवाद किया। उसके पहले जीएसटी बनाया, जीएसटी का जम के प्रतिवाद किया गया और जीएसटी सबसे बड़ा फेल्यूर साबित हुआ। किसान कानून बने हैं, उसके बाद से आंदोलन चल रहा है और सरकार कह रही है कि हम स्थगित कर देंगे। तो ये तो इतना बड़ा फेल्यूर तो किसी भी प्रधानमंत्री की लाइफ में कभी हुआ ही नहीं कि जब भी वो कोई नीति बना के लागू करने जाए और वह असफल हो जाए। लेकिन मीडिया की और वर्चुअल रियलिटी की खूबी है कि अब जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो मेरी भी 60-62 साल से ऊपर एज हो गई है, तो वर्चुअल रियलिटी मुझे बहुत सुंदर बना के, मैं अभी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और लेकिन वैसे देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उम्र तो हो गई है। ये वर्चुअल रियलिटी की ब्यूटी है कि आप जैसे हैं वैसे नहीं दिखते। हम सब लोग अभ्यस्त हैं वर्चुअल रियलिटी में अपने चेहरे देखने के लिए और स्वीकार करने के लिए। वर्चुअल रियलिटी माने फेक इमेज। नरेंद्र मोदी ने फेक इमेज हमारे जेहन में उतार दी है। हम उस फेक इमेज से लड़ रहे हैं, और वो किसान भी लड़ रहे हैं। जगह जगह धीरे धीरे किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। पहली बार एक आंदोलन जो कि 55 दिन जिसे हो गए, इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या लगातार प्रतिदिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी भी आंदोलन के साथ में यह चीज नहीं घटी, लेकिन अब घट रही है। यही चीज हमने देखी थी शाहीन बाग आंदोलन के समय, लेकिन कोरोना के दबाव में वो आंदोलन फिजल आउट हो गया। लेकिन एक मैसेज छोड़ गया, उसने हाथ पैर फुला दिए सरकार के। तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो लोग नरेंद्र मोदी की इमेज से खुश हैं कि नरेंद्र मोदी एक सक्षम शासक है, वो गलत इमेज है। नरेंद्र मोदी सबसे अक्षम प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का, क्योंकि वो एक पॉलिसी डिसीजन कॉम्प्रहेंसिव ढंग से ले नहीं सकता, और वो एक पॉलिसी डिसीजन संवैधानिक तरीके से निर्णय नहीं ले सकता और संवैधानिक तरीके से लागू नहीं कर सकता। लोकतंत्र के जरिए चुना गया प्रधानमंत्री अगर संवैधानिक नियमों को, परंपराओं को, कायदे कानूनों को न माने, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। एक अन्य चीज वो ये कि सब लोग कहते हैं, आप लोग भी अपने जेहन में रखिए, ये जो इंटरनेट पर हम जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, जो भी सो कॉल्ड, अब जैसे अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंटरनेट राइटिंग, वर्चुअल रियलिटी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है कि विश्वसनीय नहीं है। अविश्वसनीयता इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अभी भी इसमें विश्वास जैसी चीज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इस तकनीक की एक बेसिक कमजोरी है। तो नरेंद्र मोदी की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल एश्योरेंस, हमने विश्वास किया ना 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, वो नहीं आए। वो जानता था कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने जो कल जो प्रस्ताव रखा उसके बारे में भी वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आंदोलन इतना बड़े स्केल पर पैदा हुआ और उसने रियल इश्यूज को सामने रख के, अमूर्त इशू नहीं है, किसानों ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो कानून के बारे में और अपने जीवन के बारे में जो चीजें रखी हैं, उसने एक रियल इमेज को भी सामने पेश किया है। तो नरेंद्र मोदी किससे आतंकित हैं, किससे डरे हुए हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी को वर्चुअल जगत में किसानों के रियल
नरेटिव ने पछाड़ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है। यह काम पूरी तरह से शाहीन बाग आंदोलन भी नहीं कर पाया था, लेकिन इसने यह काम किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब यह आंदोलन 25-26 नवंबर को दिल्ली की सरहद तक आ गया, यह पहला आंदोलन है जिसको कि गैर किसान संगठनों के लोगों ने, वेबसाइट्स ने, मीडिया के लोगों ने खुल के सपोर्ट किया है, बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी का जो प्रोपेगेंडा है वो तो अपना निज का प्रोपेगेंडा है, उसमें जो गैर साइबर सेल के लोग हैं वे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करते। रिलायंस कंपनी का जो मीडिया है वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है। जिस मीडिया को विज्ञापन जाते हैं वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। दैनिक हिंदू, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, इनके विज्ञापन क्यों बंद कर दिए? क्योंकि आलोचना कर रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने इनके विज्ञापन बंद कर दिए। आलोचना करोगे तो विज्ञापन नहीं मिलेंगे। तो नरेंद्र मोदी का जो सो कॉल्ड मीडिया में जो इमेज दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के रसद पर चलने वाला पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को कोई किसी भी किस्म की सरकारी मदद नहीं थी। किसानों ने अपनी मेहनत मशक्कत से आंदोलन को दिल्ली तक वो ले आए और अपनी मेहनत मशक्कत से और अपने कंट्रीब्यूशन से उन्होंने वर्चुअल इमेज को वर्चुअल जगत में जाके चुनौती दी, रियल कंटेंट के जरिए, रियल लोगों के जरिए। तो किसान भी अब वर्चुअल में आया है। अब वर्चुअल में किसान का आना ये नरेंद्र मोदी को हजम नहीं हो रहा है, और यही वो जगह है जहां से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ये जो बैठे हुए लोग हैं इनसे वो डरते नहीं है, वो डरते हैं कि ये लोग जो अब वर्चुअल में भी आ गए हैं, इनके सपोर्ट पर वर्चुअल में भी पत्रकार लगे हुए हैं। तो किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी की जो वर्चुअल नाकेबंदी थी उस नाकेबंदी को ब्रेक कर दिया। उन्होंने खाली ये जो पंजाब से हरियाणा और दिल्ली तक आने में जो बॉर्डर क्रॉस किए और नाकेबंदी तोड़ी वही नहीं, किसान आंदोलन की ब्यूटी है, उसके नैरेटिव की ब्यूटी है, कि उनके प्रोपेगेंडा की ब्यूटी है कि उन्होंने वर्चुअल जगत में जो साइबर सेल की नाकेबंदी थी, नरेंद्र मोदी की नाकेबंदी थी, वो पूरी की पूरी नाकेबंदी ध्वस्त कर दी है। अब हालत यह है कि जो साइबर सेल के लोग हैं जो फेसबुक पर और दूसरी जगह लिख रहे हैं, उनके पास में इशू नहीं है सिवाय गाली देने के। नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में नहीं लिख पा रहे हैं। उस प्रोपेगेंडा का प्रेशर देखिए कि अमित शाह को यह कहना पड़ा कि कोई भी बीजेपी के लोग किसान कानूनों के समर्थन में मीटिंग न करें। वही अमित शाह, वही जेपी नड्डा डिक्लेयर कर चुके थे कि 700 किसान सभाएं करेंगे, वो किसानों के बीच में 700 मीटिंग करेंगे, और वे एक मीटिंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, जिसे वर्चुअल इमेज के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, उस वर्चुअल इमेज को एक सिरे से तोड़ दिया किसानों के रियल आख्यान ने। तो नरेंद्र मोदी की एकमात्र पूंजी क्या है? नरेंद्र मोदी की एकमात्र पूंजी है प्रोपेगेंडा। अगर आप प्रोपेगेंडा में नरेंद्र मोदी को पछाड़ देते हैं तो नरेंद्र मोदी आउट। तो किसानों ने जो सबसे बड़ी चीज हासिल की है वो ये कि उन्होंने प्रोपेगेंडा में नरेंद्र मोदी को फंस कर दिया। नरेंद्र मोदी के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास में रियल किसान नहीं है जो नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम देने जाएं और कहें कि साहब आपने बहुत अच्छा किया। नरेंद्र मोदी इतने बड़े आंदोलन के प्रत्युत्तर में दिल्ली में एक रैली नहीं कर पाए। हम इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी की ताकत का, कि नरेंद्र मोदी अपने जनाधार को मोबिलाइज करते, किसान कानूनों के समर्थन में रैली करते, हम देखते ताकत उनकी। मैंने पहले भी अपनी बातचीत में यह बात रखी थी, लेकिन हमें मालूम है कि नरेंद्र मोदी सड़क पर नहीं आएंगे।
क्योंकि नरेंद्र मोदी की इमेज सड़क पर नहीं बनी, नरेंद्र मोदी की इमेज बनी है वर्चुअल में, नरेंद्र मोदी की इमेज बनी है विज्ञापन के जरिए, आंदोलन के जरिए नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कोई आंदोलन नहीं किया। तो ये जो किसान जो अभी इतने ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो कभी किसी भी चीज पर झुकती नहीं थी, वो लगातार कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है उसका, कि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो घुटना गर्दन पर टेक दिया है नरेंद्र मोदी के। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी की इमेज और प्रोपेगेंडा और किसानों की इमेज और प्रोपेगेंडा में कोई चीज कॉमन नहीं है। कल भी जो बातचीत हुई है और कल की बातचीत के बाद में जो कम्युनिकेशन किसानों के और सरकार के सामने आए, वो दोनों अलग अलग दिशा के हैं। नरेंद्र मोदी अभी भी किसानों की जो रियल इश्यूज हैं उन पर बात नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी के लोग बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी जो अभी कर रहे हैं, मतलब 9-10 मीटिंग हो चुकी है उनकी, वो काय के लिए मीटिंग कर रहे हैं? अपनी वर्चुअल इमेज बचाने के लिए, कि देखो मैं कितना कंसर्न फील करता हूं, मैं देखो बातचीत कर रहा हूं। अरे तुम कंसर्न फील करते हो तो तुमने डे 1 यानी जिस दिन 5 तारीख को 5 जून 2020 को आपने ऑर्डिनेंस निकाले, जिन किसान प्रतिनिधियों के साथ में कल नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के लोग बात कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने 6 जून को पंजाब में प्रतिवाद किया था, और एक सप्ताह बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तीनों ऑर्डिनेंस का विरोध किया था। आप सस्पेंड कर देते सारी चीजें, तो आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? इसलिए यह संभव नहीं है। एक अन्य चीज जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो इमेज बनाई है, उस इमेज में सेंट्रलाइज इमेज काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की एक केंद्रीकृत इमेज है, उस केंद्रीकृत इमेज में सिर्फ आश्वासन है, गारंटी नहीं है। यह इमेज ऐसी है जिसमें किसान दाखिल नहीं होता, किसान का यथार्थ दाखिल नहीं होता। और ये जो किसान का दाखिल ना होना नरेंद्र मोदी की इमेज में, किसान के दुख दर्द का दाखिल ना होना नरेंद्र मोदी की इमेज में, ये इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी एकदम आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट की गई है उनकी कोई रियल एक इंटीग्रेटेड अंतर्ग्रथित भारतीय नेता की इमेज नहीं है, जिसे किसानों का दुख देख के दुख हो। नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, जिसका कि हम लोग रोज आस्वाद लेते हैं, कभी दाढ़ी वाली, कभी बढ़िया कपड़े वाली, कभी इस लुक में, कभी उस लुक में, कभी बंडी में, कभी गंजी में, कभी मोर के साथ, कभी हिरन के साथ, ये जो तमाम किस्म की इमेज है, ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है जो कंप्यूटर ने तैयार की हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी का वास्तव में रियल इमेज क्रिएट करने से और रियल सेंस में जीने से कोई संबंध नहीं है। और यही वजह है कि किसानों की फीलिंग्स, किसानों की समस्याएं नरेंद्र मोदी के आख्यान का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाई। अब क्रुएलिटी देखिए आप, 130 से अधिक किसान मर चुके हैं, उसके बावजूद वे लगातार किसान नेताओं को वे नोटिस भेज रहे हैं, जांच के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें एंगेज कर रहे हैं कि वो आंदोलन से नजर हटा के इधर जाएं। नरेंद्र मोदी अपनी इमेज की रक्षा के लिए डाइवर्जनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
6 जून से, पिछले 6 जून से यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन को नोटिस नहीं लिया और नरेंद्र मोदी ने इस बीच में 50 किस्म के काम किए हैं ध्यान हटाने के लिए। लेकिन किसानों को सलाम करना पड़ेगा, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ में नरेंद्र मोदी की इस ध्यान हटाने वाली टेक्निक का प्रत्युत्तर गढ़ा और आंदोलन को कंटिन्यू रखा। नरेंद्र मोदी अब मजबूर हैं, जितनी भी, अब आप देखिए रोज नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन भाषण दे रहे किसी दूसरे विषय में, किसान पे हम नहीं बोल रहे। किसानों को क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी के अंदर किसानों का दर्द कितना है, यह चीज सामान्य सी चीज आप जाके बॉर्डर पर देखिए कि किसानों के लिए मिनिमम नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था भी वहां की गई कि नहीं की गई? नहीं। एक और चीज है जो कि नरेंद्र मोदी की इमेज का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने जो क्रिटिकल जनता है, जो उनकी आलोचना करती है, उस जनता को एड्रेस करने के लिए नरेंद्र मोदी की इमेज के पास में कोई चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जो भी कुछ एड्रेस करते हैं वो सिर्फ भक्तों के लिए करते हैं, फॉलोअर्स के लिए करते हैं। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उनको एड्रेस और संबोधित करने के लिए, उनको विनोवर करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के पास में कोई चीज नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने जो इमेज गढ़ी है उसमें क्रिटिकल मास, जो उनकी आलोचक जनता है, वो जनता एकदम बहिष्कृत है। लेकिन किसानों ने उस क्रिटिकल जनता को विनोवर किया है। किसानों ने अपनी चीजें उस क्रिटिकल जनता के पास पहुंचाई हैं और विनोवर किया है। आज किसानों के पास में अधिकतर राजनीतिक दलों का समर्थन है। किसानों ने उस क्रिटिकल जनता को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट पर डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन का एक तरह से प्रवाह पैदा किया है, जिससे वो क्रिटिकल जनता किसानों के साथ जुड़े। जिसे हम लोग नेटवर्क कल्चर कहते हैं। इस नेटवर्क कल्चर में किसानों के द्वारा जो गठित नेटवर्क है, वो नेटवर्क बहुत प्रभावशाली है और वो बहुत ही कम्युनिकेटिव है। उसने क्रिटिकल मास को संबोधित किया और क्रिटिकल मास को विनोवर किया है। नरेंद्र मोदी ने तो जब से आए हैं तब से क्रिटिकल मास को कभी एड्रेस किया ही नहीं। किसानों ने अपनी मांगे, अपनी समस्याएं क्रिटिकल जनता तक पहुंचाई, किसानों तक पहुंचाई, उन लोगों तक पहुंचाई जो किसान नहीं है, मेरे जैसे लोग। मैं ज्यादा नहीं जानता था किसानों के बारे में, इस बीच में पढ़ने का मौका मिल गया बहाने से। तो अगर उसे संक्षेप में बनाएं उसे, तो नरेंद्र मोदी ने जो अपनी इमेज गठित की है वो सेल्फ इमेज है। उसको जनता ने नहीं बनाया, उसको मीडिया ने भी नहीं बनाया, गोदी मीडिया ने नहीं बनाया उसे। वो तो टुकड़खोरी है विशुद्ध। नरेंद्र मोदी की जो भी वर्चुअल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज नरेंद्र मोदी ने स्वयं ने बनाई है, उनके फाइनेंस ने बनाई है उसे। लेकिन किसानों की जो इमेज है और किसानों का जो आख्यान है वो किसने बनाया? किसानों ने तो बनाया ही, लेकिन उसके पास में क्रिटिकल जनता का, हिंदुस्तान के उन लोगों का बड़ा समर्थन है। ये गलतफहमी है। अब आपको अगर ये लगे कि केरल की सरकार का प्रस्ताव पास करना यूनानी मसली एक कम चीज है, एक राज्य की पूरी सरकार प्रस्ताव पास कर रही है उनके समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में। पंजाब की सरकार पूरा प्रस्ताव पास कर रही है, तमाम राज्य सरकारें उनके समर्थन में, तमाम राजनीतिक दल उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को विनोवर किया जो उनके नहीं थे।
कोई नहीं जानता था कि पंजाब के कौन कौन से बड़े बड़े किसान नेता है, वो वही लोग जानते थे, लेकिन आज वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इमेज है और पहचान है। क्यों? क्योंकि वे क्रिटिकल मास को उन्होंने अपना दोस्त बनाया, उसे विनोवर किया। नरेंद्र मोदी की इमेज की ट्रेजेडी है, एक नेगेटिव इमेज है, तो वह क्रिटिकल मास को अपील नहीं करती, क्रिटिकल मास को विनोवर नहीं करती। नरेंद्र मोदी किसके लिए प्रचार करते हैं, किसे संबोधित? नरेंद्र मोदी प्रचार में सिर्फ स्वयं को केंद्र में रखते हैं और स्वयं के ही लोगों को, जो उनके अनुयायी हैं, उन्हीं को संबोधित करते हैं। अदर्स को नरेंद्र मोदी संबोधित नहीं करते। एक अन्य चीज और लास्ट फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि नरेंद्र मोदी का अभी कम्युनिकेशन का हाल यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इतना बड़ा क्राइसिस, नरेंद्र मोदी से कोई पूछे तो सही, उनकी कैबिनेट का व्यक्ति, क्या आप इस संकट पर कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? आप बिना कैबिनेट के अप्रूवल के आप ये संशोधन और प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुश्किल वही है जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी अपने को अकेले अपने को सरकार मानते हैं, वो कैबिनेट के लोगों को सरकार नहीं मानते। वो जो उनके मंत्री आते हैं वो तो उनके बस मैसेंजर हैं, उनको जितनी लाइन बोली जाती है उतनी लाइन बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते वो। इसलिए लोग कह रहे हैं कि उसमें इंटरवल ज्यादा होते हैं, बातचीत कम होती। क्यों? बातचीत हो कहां से? क्योंकि सब जगह लोग नजर रखे हुए हैं कि अगर नरेंद्र तोमर ने 10 सेंटेंस ज्यादा बोल दिया तो नरेंद्र तोमर को अगली बार मीटिंग से हटा देंगे वो। मैं एक अनुभव बता रहा हूं आपको। जेएनयू के छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति शिक्षा सचिव थे। संयोग की बात थी कि वे जेएनयू से पढ़े थे, तो वे जेएनयू के छात्रों की मांगों पर सहज ही एकमत हो गए, और यह चीज नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेबल नहीं थी। और वो एकमत हुए और उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर चाय पियाइए, उसके बाद आते हैं और फाइनल ड्राफ्ट करके डिक्लेयर कर देंगे आपकी डिमांड के बारे में। और वो 1:30 बजे लौट के आए जेएनयू के लड़के शिक्षा भवन में, ये शास्त्री भवन में, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय में। तब तक उस सेक्रेटरी को पोस्ट से हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरे आदमी को भेज दिया गया। नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली है कि नरेंद्र मोदी अगर अमित शाह से कहेंगे कि तुम्हें एक सेंटेंस बोलना है राम, तो नरेंद्र मोदी के इस राम को ही अमित शाह बोलेंगे। वो श्याम नहीं बोल सकते, लक्ष्मण नहीं बोल सकते, वो कभी भरत का नाम नहीं बोल सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है राम। राम के तो सहस्त्र नाम है, आपने सुना कभी? कभी जानने की कोशिश की? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी इमेज के दायरे में बंद हैं, तो वे जो भी है वो उसको कहते हैं कि तुम ये बोलो तो वो ये बोलता है, तुम ये करो तो वो ये करता है। एक अन्य चीज, उनकी जो मीडिया पावर या वो जो पॉलिटिकल पावर दिखाई देती है, वो कहां से दिखाई देती है? वो वहीं से दिखाई देती है ना, क्योंकि वो फीड कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी को। वो कौन फीड कर रहा है? वो वहीं से फीड हो रहे हैं। सो नई जो चुनौती है वो क्या है मोदी के इमेज की? मोदी को संसद में भेजो, मोदी से कहो कि वो संसद में जाएं और कहें कि हम 3 कानूनों पर संशोधन चाहते हैं। मोदी संसद में कहें ये बात, संसद हमको सुझाए कि क्या संशोधन होने चाहिए। संसद में खुल के बहस होनी चाहिए और उस बहस को बाकायदा प्रवर समिति को हैंड ओवर किया जाना चाहिए, और संसदीय प्रवर समिति खुलकर एक एक
पंक्ति पर विचार करिए। जो कह रहे थे ना नरेंद्र मोदी के जो गुर्गे थे, नरेंद्र तोमर वगैरह, ये कह रहे थे कि हम एक एक क्लॉज वाइज बात करना चाहते हैं, तो संसदीय प्रवर समिति क्लॉज वाइज विचार करेगी, वो एक एक अक्षर पर विचार करती है। संसदीय प्रवर समिति किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेगी, वहां एक भी शब्द नहीं लिखा होगा फालतू। उनके पास से जब ड्राफ्ट आएगा तो वो एकदम परफेक्ट ड्राफ्ट आएगा। आखिरी चीज, और ये कह के यहां खत्म कर रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल के कैंपेन में सिर्फ एक खतरनाक काम किया है। जो उनकी इमेज बनी है वो क्यों बनी है? उन्होंने आम लोगों की स्मृति की सफाई का काम किया है, मेमोरी को इरेज करने का काम किया है। आप भूल जाइए कि पिछले 65 साल में कोई विकास हुआ था। नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत होमवर्क किया कि लोगों की स्मृति को कैसे नष्ट किया जाए। तो लोगों को पिछले 65 साल में जो कुछ देश में हुआ उसके संदर्भ में स्मृति विहीन बनाया गया। और उस स्मृति विहीनता के आधार पर नरेंद्र मोदी ने विकास का दावा किया। तो नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, दो ही लोग थे, दो ही किस्म की चीजें थीं जिन्होंने स्मृति पर सबसे ज्यादा हमला बोला। एक जमाने में अंग्रेजों ने भारत की जनता की स्मृति पर सबसे अधिक हमला बोला, और दूसरे नरेंद्र मोदी जिन्होंने स्मृति पर सबसे ज्यादा हमला बोला। तो नरेंद्र मोदी को पछाड़ने के लिए और नरेंद्र मोदी को वर्चुअल उसकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? स्मृति की रक्षा करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी मेमोरी की रक्षा नहीं कर सकते तो आप नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी ने जो ये भीड़ तैयार की है, ये वह भीड़ है जिसकी स्मृति नष्ट कर दी गई है। देश को किस चीज की जरूरत है? लोकतंत्र को किस चीज की जरूरत है? अंग्रेजों से हम लड़े थे किस आधार पर? स्मृति की रक्षा करते हुए। अपने पुराण, अपने धर्म, अपनी स्मृतियां, अपने वेद, तमाम परंपरा के रूप, उन सब की हमने रक्षा की, क्योंकि अंग्रेजों का हमला उन पर भी था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की यह नीति थी कि वह स्मृतियों को हमसे छीन रही थी। हमारी मेमोरी में लगातार आइडियोलॉजिकल वारफेयर, युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। और दूसरा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ वह है नरेंद्र मोदी, जिसने कि लोगों की स्मृति के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और स्मृति से बहुत सारी चीजें इरेज कर दी। किसान जो है ना, बहुत ही शानदार समुदाय है। मैं कल कह चुका हूं आपसे, इसको स्मृति से बड़ा प्यार है। ये स्मृतियों को सजो के रखता है, ये भूलता नहीं है, इसलिए बहुत ताकतवर है। और हम मिडिल क्लास के लोगों की मेमोरी में होता ही नहीं, भूल जाते हैं। किसान भूलता नहीं। तो नई जो लड़ाई है, नई लड़ाई की चौकी है, जहां से एक आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, इस लोकतंत्र की भी रक्षा कर सकते हैं कि आप अपनी स्मृति को बचाइए। और इस हिंदुस्तान की जो पुरानी विरासत है, 70 साल का जो अनुभव है आपका, अगर 70 साल में एक पुल बना है तो उस पुल को भी देखिए को पुल किसने बनवाया। अगर एक भाखड़ा नागल बांध बना तो आप याद रखिए कि उसे किसने बनवाया। नरेंद्र मोदी आपके दिमाग से ये सारी चीजें झाड़ पोंछ के साफ कर देना चाहते हैं। सो नरेंद्र मोदी ने स्मृति की सफाई के नाम पर किस पर हमला बोला? कांग्रेस। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, कांग्रेस ये गलत, कांग्रेस वो गलत। काम कौन सा हो रहा था इस बहाने? कांग्रेस नहीं जा रही थी, स्मृति, आपकी मेमोरी। जिस व्यक्ति के पास में अपनी स्मृतियां ना हो, अपनी मेमोरी ना हो, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं होगा।
स्मृतियां मनुष्य को जिंदा रखती हैं, प्रेरणा का काम देती हैं, आपके अंदर के मनुष्यत्व को बचाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो आपकी स्मृतियों को ही छीन लिया आपसे, विकास के नाम पर। तो नरेंद्र मोदी की इमेज को सबसे गहरी चुनौती किसने दी? किसानों ने दी, क्योंकि वे स्मृति के सच्चे उपासक हैं। वे स्मृति को रखते हैं, सजो के रखते हैं। हर किसान के पास में अपनी मेमोरी है, अपना नेटवर्क है, अपनी याददाश्त है। और हम मध्यवर्ग के लोगों के पास में हमारी तो कोई याददाश्त ही नहीं है, हमारी तो कोई मेमोरी नहीं है। हम बिल्कुल जाहिलों की तरह पढ़े लिखे लोग फेसबुक पर लिखते रहते हैं। शर्म आती है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, कोई कॉलेज में पढ़ाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, कोई हाई कोर्ट में लॉयर है, कोई लोअर कोर्ट में लॉयर है, क्योंकि वे अपनी स्मृति को खो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी की इमेज ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया, यह नुकसान नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, इससे चिंतित नहीं हम। मैं चिंतित हूं इस बात से कि लोगों की स्मृति नष्ट कर दी उसने। लोगों की स्मृति में था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों की स्मृति में था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नष्ट कर दिया उसने, स्मृति से ही नष्ट कर दिया। तो चुनौती कहां है? चुनौती अंदर है, बाहर नहीं है। अपनी मेमोरी को बचाइए। याद रखिए, अपने इर्द गिर्द के समाज को याद रखिए। पूछिए लोगों से, आप जाके पूछिए लोगों से। सिर्फ एक छोटी सी बात पूछिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में पिछले 6 साल में किसी भी दुकानदार से पूछिए, आप बीजेपी के मेंबर से पूछिए, उसकी पिछले 6 साल में जो संचित पूंजी थी वो बढ़ी या घटी? पिछले 6 साल में उसकी आमदनी घटी या बढ़ी? लोग अपनी स्मृति पर जोर देना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। आप लोगों को उनकी स्मृति की याद दिलाइए कि सोचो कि 6 साल पहले तुम्हारे बैंक में क्या था और 6 साल बाद तुम्हारे बैंक में क्या है। मैंने कल एक लड़के से पूछा ऐसे ही, यहां मथुरा में, तो उसने कहा मैं पिछले 1 साल से लगातार बैंक से निकाल निकाल के खा रहा हूं। बोले ये अवस्था पैदा कर दी है हमारी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज और अपने विकास का जलवा आपके दिमाग में बिठा दिया और आपकी मेमोरी को नष्ट कर दिया है। आप सोचने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास अगर मेमोरी नहीं होगी, आपके पास स्मृति नहीं होगी, तो आप सोचेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसे? तो नरेंद्र मोदी की इमेज को चुनौती देने के लिए स्मृति को रिकवर करना बेहद जरूरी है। आप अपनी स्मृति पर जोर दीजिए। अपने आसपास के बाजार को देखिए, खलिहान को देखिए, आप स्कूल कॉलेज को देखिए, यूनिवर्सिटी को देखिए। घुड़साल बनाने पर लगे हुए विश्वविद्यालयों को ये लोग। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्मृति खो चुके हैं। आपको आगे पीछे का कोई ज्ञान नहीं है, आपको वर्तमान का भी कोई ज्ञान नहीं है। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की वर्चुअल इमेज आपको संचालित कर रही है। ये किसान क्यों ताकतवर है? किसानों में व्हाट्सएप मैसेज नहीं चलते, वो रिसीव नहीं कर पा रहे। रियल लाइफ को देखो, स्मृति की रक्षा करो, नरेंद्र मोदी अपने आप परास्त हो जाएगा। रियल लाइफ को नहीं देखेंगे आप और खाली व्हाट्सएप और फेसबुक को देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को आप इंटरनेट पर हरा नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इंटरनेट का चैंपियन है। क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो वैचारिक संरचना है, इमेज की संरचना है, वो इंटरनेट के हिसाब से ही बनाई गई है, वर्चुअल रियलिटी के हिसाब से ही बनाई गई है। तो वर्चुअल रियलिटी में तो आप नरेंद्र मोदी को पछाड़ नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को पछाड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि आप रियल में अपने को रियलिटी से जोड़ें, अपने आसपास के यथार्थ को देखें, अपने घर को देखें, अपने घर के यथार्थ को देखें।
आपने अपने यथार्थ को देखना बंद कर दिया, आप वर्चुअल यथार्थ को यथार्थ मानने लगे हैं, और यह नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत है। किसानों ने वर्चुअल यथार्थ को देखना बंद कर दिया, वर्चुअल यथार्थ नहीं मानते किसान, वे यथार्थ में रहते हैं, इसलिए किसान ताकतवर है। मेरी अंत में किसान नेताओं से गुजारिश है कि कल जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उसे इन टोटो खारिज करना चाहिए, और उनको मांग करनी चाहिए कि संसद का सत्र हो रहा है, सरकार संसद में जाए और तीनों प्रस्ताव वापस लेने के लिए संसद में प्रस्ताव करे, और तब तक किसानों को दिल्ली में घुसने की स्वतंत्रता दी जाए, परमिशन दी जाए, उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। दिल्ली के मैदानों पर, दिल्ली के पार्क में, दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने का हिंदुस्तान के किसानों को पूरा अधिकार है। संसद की जो 26 जनवरी की परेड है वो तो थोड़ी देर के लिए होती है, वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का प्रोग्राम है। किसानों का आंदोलन 6 जून से चल रहा है, ये बाइंड अप नहीं हो सकता। किसान आंदोलन के नेता ये गलती ना करें, ये मेरी हाथ जोड़ के अपील है उनसे। लोकतंत्र जिसमें के हम लोग जी रहे हैं उसकी एफडी खत्म हो चुकी है, अब वो बलिदान चाहता है। नए बलिदान होंगे तब आपकी पूंजी जमा होगी, तब लोकतंत्र ताकतवर बनेगा। 130 बलिदान हो चुके हैं, और बलिदानों की जरूरत है। कुर्बानी दें हम लोग, किसानों की मदद करें, किसान अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारी यह कोशिश होनी चाहिए। जान लीजिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं, इसलिए वो खेल खेल रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी के वर्चुअल खेल से, नरेंद्र मोदी के इस झूठ से जो कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। आप अपनी स्मृति बचाइए, अपने आसपास के यथार्थ को देखिए और यथार्थ में मित्रता बनाइए और लोगों की मदद कीजिए। वही चीज आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।